सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत आज हम अर्थशास्त्र विषय में भारतीय वित्त व्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि भारतीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। भारतीय वित्त व्यवस्था के दो मुख्य भाग हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार के अंतर्गत संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दो प्रमुख हिस्से होते हैं और पूंजी बाजार के अंतर्गत परम प्रतिभूति बाजार, विकास वित्त संस्थान, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं। आइए सबसे पहले हम जानें कि भारतीय वित्त व्यवस्था है क्या। भारतीय वित्त व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय अभिलेखों तथा बाजारों का एक ऐसा समूह है जो बचतों और पूंजी का गतिशीलन करता है। मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार ऐसा बाजार है जो अल्पकालीन बचतों को, अल्पकालीन प्रतिभूतियों को, परिसंपत्तियों को क्रय विक्रय का काम करता है। मुद्रा बाजार में हम अल्पकालीन प्रतिभूतियां और परिसंपत्तियों को खरीदते और बेचते हैं और पूंजी बाजार में हम मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय करते हैं। मुद्रा बाजार का जो प्रमुख अंग है वह संगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र में शीर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। रिजर्व बैंक संगठित क्षेत्र के समस्त बैंकों पर नियामक और नियंत्रक की भूमिका निभाता है। आरबीआई देश के मुद्रा की तरलता पर भी नियंत्रण व नियमन रखता है। संगठित क्षेत्र का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है कमर्शियल बैंक्स अर्थात वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक जमा स्वीकार करते हैं तथा ऋण भी प्रदान करते हैं। यह वाणिज्यिक बैंक तीन श्रेणियों में विभाजित होते हैं। एक तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिसमें स्टेट बैंक और शेष राष्ट्रीयकृत बैंकों को शामिल किया जाता है। दूसरे निजी क्षेत्र के बैंक और तीसरा है विदेशी बैंक जो भारत में कार्यरत है। संगठित क्षेत्र में तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा कोऑपरेटिव बैंक्स का है, जिन्हें सहकारी बैंक्स भी कहते हैं। सहकारी बैंकों का नियमन रिजर्व बैंक के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा होता है। नाबार्ड विभिन्न प्रकार के 3 स्तरीय सहकारी बैंकों का नियमन करता है। प्रथम प्रकार के जो सहकारी बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, वह सहकारी बैंक होते हैं जो राज्य स्तर पर होते हैं। दूसरे भूमि विकास बैंक होते हैं और तीसरे नगरीय क्षेत्रों के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। राज्य स्तर के जो सहकारी बैंक होते हैं वो शीर्ष होते हैं राज्य स्तर में। उसके पश्चात जिला स्तर पर इनको केंद्रीय सहकारी बैंक कहा जाता है, जो जिले पर काम करते हैं। और इसके नीचे की जो इकाई होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से कार्य करती है। सहकारी क्षेत्र अपने क्षेत्र में ही कार्य करता है। राज्य स्तर वाला राज्य पर, जिला स्तर वाला जिला पर और इकाई स्तर वाला ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करता है। भूमि विकास बैंक की इसी प्रकार 3 श्रेणियां हैं। एक तो राज्य स्तर पर भूमि विकास बैंक, दूसरे जिला स्तर पर केंद्रीय भूमि विकास बैंक और तीसरा लोकल स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का जो अगला इकाई कार्य करता है वह अर्बन एरियाज में काम करता है, जिसको हम नगरीय सहकारी बैंक भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त संगठित क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कार्यरत हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की जमाएं इकट्ठा करते हैं और बैंकिंग का कार्य करते हैं। मुद्रा बाजार का दूसरा जो पार्ट है वो असंगठित क्षेत्र का है। असंगठित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें साहूकार, लैंडलॉर्ड और सर्राफ तथा महाजन, चट्टी
जैसे विभिन्न उपनामों से लोग कार्य करते हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के बावजूद भी इनका अस्तित्व बना हुआ है और गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग मजबूरन इनसे ऋण लेने के लिए अभिशप्त हैं। आइए अब पूंजी बाजार की ओर चलते हैं। पूंजी बाजार में जो परम प्रतिभूति बाजार है, इसको हम गिल्ड एज्ड मार्केट भी कहते हैं। यह वास्तव में सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है, जिसे सरकार बाजार में इसलिए उतारती है ताकि उसकी ऋण की आवश्यकताएं पूरी हो सकें अथवा वह तरलता को नियंत्रित कर सके। पूंजी बाजार का दूसरा महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो विकास वित्त संस्थानों का है। विकास वित्त संस्थान ऐसे संस्थान होते हैं जो औद्योगिक क्षेत्र को दीर्घकालीन और मध्यमकालीन पूंजी उपलब्ध कराते हैं। ये औद्योगिक क्षेत्र को घरेलू एवं विदेशी दोनों प्रकार की पूंजी की व्यवस्था करते हैं। तीसरा प्रकार का जो क्षेत्र है वो औद्योगिक प्रतिभूतियों का बाजार होता है। औद्योगिक प्रतिभूतियों का जो बाजार है वो वास्तव में दो प्रकार का होता है, एक तो प्राथमिक क्षेत्र का बाजार और दूसरा द्वितीयक क्षेत्र का बाजार। प्राथमिक क्षेत्र का जो बाजार है वह उद्योगों द्वारा, कंपनियों द्वारा प्राथमिक स्तर पर शेयर और डिबेंचर निर्गत करके किया जाता है। जब वो शेयरों का निर्गमन करते हैं तो आम जनता के लिए वो बाजार में रखते हैं ताकि आम जनता उन शेयरों को, डिबेंचर्स को क्रय कर सके और इसके बदले कंपनियों को ऋण प्राप्त हो सके। इससे प्राथमिक से निर्गमन से कंपनियों को प्रत्यक्ष लाभ होता है। इसके अतिरिक्त इसका जो दूसरा पार्ट है द्वितीयक निर्गमन, जो द्वितीयक प्रतिभूति बाजार, जिसपे कंपनियां डायरेक्ट निर्गमन नहीं करती हैं शेयर और डिबेंचर, बल्कि पब्लिक अपने शेयर और डिबेंचर को बाजार के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ के लिए क्रय और विक्रय करते हैं, जिसका माध्यम शेयर मार्केट होता है। स्टॉक बाजार के माध्यम से वो प्राथमिक स्तरीय शेयर और डिबेंचर का विक्रय द्वितीयक बाजार में करते हैं। इससे कंपनियों को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। अंतिम और चौथी प्रकार की जो कंपनी की ये पूंजी बाजार का हिस्सा है वो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वास्तव में रिजर्व बैंक के एक्ट 1993 के अंतर्गत जनता से विशेष स्कीम्स के तहत, योजनाओं के तहत जमाएं स्वीकार करती हैं और उन्हें विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को उनकी आवश्यकता अनुसार मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करती हैं। तो इस प्रकार से भारतीय वित्त व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का हमने आज अध्ययन किया। आशा है आप लोग समझ गए हैं। धन्यवाद।